सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी अध्ययनशाला में आप लोगों का स्वागत है। विद्यार्थियों, हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए यह जरूरी है कि पठन सामग्री लेकर के अध्ययन में शामिल हुआ जाए। इसलिए आप लोग अध्ययन सामग्री नहीं लाए हैं तो कृपया वीडियो को यहीं पर रोकें, अध्ययन सामग्री लाएं और फिर अध्ययन में शामिल हों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 3 समास नामक पाठ से तत्पुरुष समास के विषय में दी गई विषय वस्तु का पुनरावृत्ति और पठन पाठन साथ में इसका अभ्यास कार्य भी करेंगे। आइए अपने क्रम में आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, पिछली पाठ योजना में आप लोगों को जो प्रश्न दिए गए थे उत्तर लिखने के लिए, नोटबुक में प्रश्न और उत्तर दोनों ही लिखने का निर्देश दिया जाता है। तो पिछली पाठ योजना में आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न और उनके उत्तर आप लोगों ने हिंदी व्याकरण की नोटबुक में जरूर लिखा होगा। आइए उन प्रश्न और उत्तरों का मिलान कर लेते हैं। 1 से 5 तक प्रश्न थे। पहला प्रश्न है, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। उत्तर है, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण, हवन सामग्री जलमग्न। दूसरा प्रश्न था, कारक कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखो। इसका उत्तर है, कारक 8 प्रकार के होते हैं और उनके नाम हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इस प्रकार ये 8 कारक होते हैं। अगला यानी तीसरा प्रश्न था, कारक चिन्हों के अनुसार तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? नाम लिखो। इसका उत्तर है, कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला, कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा, करण तत्पुरुष समास। तीसरा, संप्रदान तत्पुरुष समास। चौथा, अपादान तत्पुरुष समास। पांचवा, संबंध तत्पुरुष समास। और छठा, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न था, जन्मांध, तुलसीकृत, सिर दर्द का समास विग्रह करके समास का नाम लिखें। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से एक सारणी बना करके लिख सकते हैं। समस्त पद, समास विग्रह और समास का नाम, ये 3 कॉलम बना लीजिए। समस्त पद में जन्मांध, तुलसीकृत और सिरदर्द। अब इनका समास विग्रह
दूसरे कॉलम में समास विग्रह करिए। जन्मांध का समास विग्रह होगा जन्म से अंधा। अभी कौन सा समास है ये आपका अपादान तत्पुरुष समास है। तुलसीकृत, इसका समास विग्रह होगा, तो समास विग्रह का उत्तर तुलसी के द्वारा बनाया हुआ। यहां पर करण तत्पुरुष समास है। समस्त पद तुलसीकृत, समास विग्रह तुलसी के द्वारा बनाया हुआ, और समास का नाम करण तत्पुरुष समास। इसके बाद समस्त पद है सिर दर्द। सिर दर्द, इसका समास विग्रह सिर का दर्द। समास का नाम संबंध तत्पुरुष समास। इस प्रकार चौथे प्रश्न के उत्तर को आप ऐसे ही सारणी बना करके लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पाठांक प्रश्न संख्या 24 व 25 को पढ़ें व समझें। विद्यार्थियों, यह प्रश्न केवल व्याकरण के पुस्तक को पढ़ने के लिए एक निर्देश मात्र था। आप लोगों ने व्याकरण के पुस्तक को जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। इस प्रकार 1 से 5 तक ये प्रश्न आपको पिछली पाठ्य योजना में दिए गए थे हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखने के लिए। मुझे पूर्ण उम्मीद है आप लोगों ने लिखा होगा और आप सभी लोगों के उत्तर सही रहे होंगे। यदि कहीं पर कोई त्रुटि मिली है मिलान करते समय, तो उसे जरूर सुधार कर लें। इसी के साथ ही पिछले पाठ्य योजना में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों के मिलान का यह क्रम यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले क्रम में बढ़ते हैं। अगला क्रम है पुनरावृत्ति। पिछली पाठ्य योजना में हमने पाठांक पृष्ठ संख्या 24 और 25 का पठन पाठन किया था। आज हम पुनरावृत्ति अध्ययन में पाठांक पृष्ठ संख्या 24 और 25 का ही पठन पाठन पुनः करेंगे। विद्यार्थियों, पिछली पाठ्य योजना में आपको बताया गया था कि तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद भी होते हैं। तत्पुरुष समास के आपने कारक के अनुसार जो भेद होते हैं वो आपने पढ़े। अब तत्पुरुष समास के उपभेद और क्या होते हैं, तो तत्पुरुष समास के निम्नलिखित उपभेद भी होते हैं। पहला है अलुक तत्पुरुष, नय्य तत्पुरुष, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष, और इसके बाद कर्मधारय समास और दिगु समास। कर्मधारय और दिगु ये दोनों तत्पुरुष समास के ही उपभेद होते हैं। अलुक तत्पुरुष समास क्या होता है, तो जहां समस्त पद विभक्ति युक्त होता है। विभक्ति युक्त, विभक्ति युक्त का मतलब होता है कि जहां पर परसर्ग का लोप ना हुआ हो। परसर्ग यानी कारक चिन्ह, कारक चिन्ह का जहां पर लोप नहीं होता है वह पद विभक्ति युक्त समस्त पद कहलाता है। तो जहां समस्त पद विभक्ति युक्त होता है अर्थात कारक चिन्ह का लोप नहीं होता है, वहां अलुक तत्पुरुष समास होता है या उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण, खेचर। खेचर का समास विग्रह करेंगे तो खे और चर। खे का मतलब गगन में, खे का मतलब गगन में, तो यहां पर में विभक्ति साथ में लगी हुई है, में विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, तो इस प्रकार के समास को अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला है नई
तत्पुरुष समास, जहां पर जिस समास में या जिस समस्त पद में पहला पद निषेधात्मक, निषेधात्मक क्या होता है? निषेधात्मक का मतलब होता है मना करने वाला, नकारात्मक। तो जिस समस्त पद में पहला पद निषेधात्मक हो उसे नञ तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण, अनंत न अंत, अप्रिय न प्रिय। विद्यार्थियों यहां पर ध्यान दीजिए, जिस समस्त पद में पहला पद निषेधात्मक हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो जहां पर पहला पद निषेधात्मक होता है वहां तत्पुरुष समास नहीं होता है। जहां पहला पद निषेधात्मक होता है वहां नञ तत्पुरुष समास होता है। तो यहां पर नञ शब्द नहीं लिखा हुआ है, तो नञ तत्पुरुष समास कहते हैं, ऐसा इसे पढ़ें तो ही सही है। ठीक है, अगला है मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। अभी समास जो होता है उसमें प्रायः मध्यम पदों का ठीक है, तत्पुरुष समास में यह एक उपभेद के मध्यम पद लोपी, यानी यहां पर मध्यम पद का लोप हो रहा है। और हर समास में जो जो कुछ लोप होता है उसका सब अपना नियम होता है। यहां पर जो मध्यम पदों का लोप हो रहा है उस पर ध्यान दें। तो जिस समस्त पद के दोनों पदों के बीच में कोई पद लुप्त हो उसे मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण, बैलगाड़ी, यानी बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, तो ये बैलगाड़ी का समास विग्रह है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद है। क्या होता है कर्मधारय? जब एक खंड विशेषण या उपमा सूचक हो तो कर्मधारय समास बनता है। जिस समास में जिस समास में एक खंड विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो तो वहां पर कर्मधारय समास बनता है। कर्मधारय समास को दूसरे नाम समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं। यदि आपसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान दीजिए वहां पर कर्मधारय समास ही पूछा जा रहा। तो कर्मधारय समास को समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं, क्योंकि विग्रह करने पर, यानी कर्मधारय समास का जब विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर इसके दोनों पद एक ही कारक या विभक्ति में होते हैं। कर्मधारय समास में पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। आपने पूर्व पद और उत्तर पद पिछली पाठ्य योजना में समझा है। तो कर्मधारय समास में एक और नियम ध्यान दीजिए कि इसके दोनों पद, यानी उत्तर पद और पूर्व पद, दोनों पदों की प्रधानता होती है। इसके पदों में विशेषण विशेष्य, विशेष्य विशेषण, विशेषण विशेषण तथा उपमा उपमेय का संबंध होता है। कर्मधारय समास में दो पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके पदों में विशेषण विशेष, विशेष्य और विशेषण, विशेषण विशेषण तथा उपमान और उपमेय का संबंध होता है। विद्यार्थियों, अब ये उपमेय और उपमान क्या होता है? तो देखिए, उपमेय जिसकी उपमा या तुलना की जाए
वह उपमेय होता है। यानी हम जिस चीज की उपमा कर रहे हैं, जिस चीज की तुलना कर रहे हैं, तो जिसकी तुलना कर रहे हैं वह उपमेय होता है। उपमान, जिससे किसी वस्तु की तुलना की जाए। उपमान कौन होता है? जिसके द्वारा किसी वस्तु की तुलना की जाती है, वह उपमान होता है। अभी ध्यान दीजिए का नंबर, विशेषण और विशेष के रूप में कर्मधारय समास के उदाहरण। महाराज, महाराज का जब समास विग्रह करेंगे, समस्त पद महाराज का समास विग्रह जब करेंगे तो बनेगा महान है जो राजा। नीली गाय, नीली है जो गाय। तो यहां पर महाराज यानी महान है जो राजा, महान विशेषण के रूप में है और राजा विशेष के रूप में है। नीली है जो गाय, नीली विशेषण के रूप में है और गाय विशेष के रूप में है। इस समास के अन्य उदाहरण और हैं, महात्मा, दीर्घायु, अंधविश्वास, नील कमल, काली मिर्च, कृष्ण सर्प आदि। ठीक। ख नंबर, विशेष विशेषण के रूप में कर्मधारय समास। यानी विशेष और विशेषण के रूप में। अभी आपने जो देखा विशेषण और विशेष के रूप में कर्मधारय था, अब विशेष और विशेषण के रूप में कर्मधारय। पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम या पुरुषों में उत्तम। नराधम, नर है जो अधम। तो यहां पर विशेष और विशेषण के रूप में कर्मधारय समास है। इस समास के इस नियम के अंतर्गत और उदाहरण हैं मुनिवर, देशांतर आदि। अगला नंबर, विशेषण और विशेषण के रूप में कर्मधारय समास। तो विशेषण और विशेषण के रूप में, यानी दोनों ही पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही विशेषण ही होते हैं। इनका उदाहरण मोटा ताजा, हष्ट पुष्ट, सीधा सादा, हरा भरा आदि। अगला, विशेष और विशेष के रूप में कर्मधारय। विशेष और विशेष दोनों विशेष यानी दोनों संज्ञा शब्द होते हैं। चरण कमल, चरण कमल का समास विग्रह करेंगे तो कमल के समान या कमल के सदृश चरण। ठीक है, यहां पर उपमा दी जा रही है, तुलना की जा रही है। कमल के समान या कमल के सदृश चरण। चंद्रमुख या मुख चंद्र, एक ही बात है। चंद्रमुख या मुख चंद्र, इसका समास विग्रह होगा चंद्रमा के समान या चंद्रमा के सदृश मुख। ठीक। अन्य उदाहरण है इस समास के मुख कमल, स्त्री रत्न, भव सागर, कर किस लय, पुरुष सिंह, क्रोधाग्नि, विद्याधन आदि। विद्यार्थियों, अब द्विगु समास। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। किसे कहते हैं द्विगु समास? तो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है, संख्या बताई गई हो, और अंतिम पद संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें, चौराहा, चार राहों का समूह। चौराहा यानी चौ मतलब चार और राह मतलब राह। तो यहां पर प्रथम पद संख्यावाचक है और अंतिम पद संज्ञा है। चौराहा, चार राहों का समूह। त्रिफला, तीन फलों का समूह। विद्यार्थियों, इस समास के अन्य उदाहरण और भी हैं, जैसे इकतारा, दुगुना, दुधारा, त्रिभुवन,
चौमासा, अठवारा, पंचवटी और पंसेरी आदि। यह द्विगु समास के अन्य उदाहरण हैं। विद्यार्थियों, इसी के साथ ही हमारा पुनरावृत्ति अध्ययन समाप्त होता है। अब हम पठन पाठन क्रम की ओर आगे बढ़ेंगे। पठन पाठन क्रम में पाठांक पृष्ठ संख्या 25 और 26 को आज पढ़ना है, समझना है। विद्यार्थियों, पाठांक पृष्ठ संख्या 25 में समास का तीसरा भेद द्वंद्व समास यहां पर दिया गया है। द्वंद्व समास, द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा या युग्म। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा या युग्म। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान और दोनों पद संज्ञा हो अथवा उसका समूह होता है, उनका विग्रह करने पर और अथवा या लगा होता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है। इस समास के तीन भेद होते हैं। पहला, इतरेतर द्वंद्व। इसका अर्थ है परस्पर एक साथ। यह समस्त पद और का लोप करने से बनते हैं। इसमें क्या होता है, यह समस्त पद यानी इतरेतर द्वंद्व का जो समस्त पद होता है वह और का लोप करने से बनता है। जैसे मां और बाप, तो यहां पर और शब्द का लोप हो गया और बना मां बाप, योजक चिन्ह लगा करके। स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष। तो इतरेतर द्वंद्व समास के अन्य उदाहरण हैं दाल रोटी, भाई बहन, अन्न जल, आचार व्यवहार, नीचे ऊपर, आगे पीछे, लोटा डोरी, बाप दादा आदि। खा नंबर, वैकल्पिक द्वंद्व। इसके समस्त पद या अथवा के लोप करने से बनते हैं। देखिए, समस्त पद की रचना जब होती है तो यहां पर जो शब्द समूह दिया है उसमें यदि या यदि अथवा शब्द साथ में लगा हुआ है तो उसका लोप करना पड़ेगा, तभी वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा। थोड़ा या बहुत, तो यहां पर या शब्द का लोप किया गया और या की जगह योजक चिन्ह लगाया गया और बना थोड़ा बहुत। सुख या दुख, तो सुख दुख। इस समास के अन्य उदाहरण हैं पाप पुण्य, आय व्यय, इधर उधर, राग विराग, जीवन मरण, यश अपयश, हानि लाभ आदि। तो इस प्रकार ये सभी वैकल्पिक द्वंद्व समास के उदाहरण थे। अगली पाठ योजना में अगले पाठांक में ग नंबर समाहार द्वंद्व। ऐसे शब्द युग्म जिनसे दो पदों के अर्थ के अतिरिक्त कुछ और भी निकलता है। ठीक है। समाहार द्वंद्व क्या होता है, जिनमें हमें जो दो पदों का अर्थ, जो दो पद दिए हुए हैं उनका अर्थ निकालने के बाद भी कुछ और भी अर्थ निकलता है, तो वह समाहार द्वंद्व कहलाता है। कैसे? उदाहरण के लिए देखिए, दाल रोटी। तो दाल रोटी समस्त पद का जब हम समास विग्रह करेंगे तो बनेगा दाल और रोटी। अब कहीं कहीं वाक्य में प्रयोग होता है कि दाल रोटी चलती है।
तो यहाँ पर दाल और रोटी ही नहीं, घर की अन्य व्यवस्थाओं से भी आशय है। केवल अभी जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि हाँ ठीक है, दाल रोटी चलती है या दाल रोटी चल जाती है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो रोटी दाल ही खाता है या उसकी व्यवस्था में रोटी दाल व्यवस्थित हो जाती है। ऐसा नहीं है। उस रोटी दाल के साथ घर की जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, अन्य खर्चे हैं, वह भी व्यवस्थित हो जाते हैं। तो दाल रोटी का आशय ऐसा है। सेठ साहूकार, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा सेठ और साहूकार। यहां सेठ साहूकार कहने का अर्थ सब तरह के धनी लोगों से होता है। यानी अभी हम केवल धनी लोग कह दें, लेकिन सेठ साहूकार शब्द यदि कह दिया तो इससे नहीं समझ में आता कि धनी लोगों के लिए है, परंतु ये सेठ और साहूकार शब्द या सेठ साहूकार समस्त पद सभी प्रकार के जो धनी लोग होते हैं उन सब की ओर इशारा होता है, उन सब की ओर संकेत होता है। अगला, धन दौलत, सभी प्रकार या सारी संपत्ति के लिए धन दौलत कहा गया। बाल बच्चे, बाल बच्चे सारा परिवार से मतलब है। कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता घर के सारे सामान से मतलब होता है। झाड़ फूंक, सारी साफ सफाई। और खाना पीना, सारे खाद्य पदार्थ, खाना पीना हर प्रकार के खाद्य पदार्थ के लिए खाना पीना। लंगड़ा लूला, सभी प्रकार के विकलांग। तो यहां पर समाहार द्वंद्व जो होता है वहां पर क्या है, ऐसे शब्द युग्म जिनसे दो पदों के अर्थ के अतिरिक्त कुछ और अर्थ भी निकलता है। ठीक है। द्वंद्व समास में यहां विशेष नोट में कुछ दिया हुआ है। द्वंद्व समास में प्रायः स्त्रीलिंग पद पूर्व पद होता है, जैसे गौरी शंकर, राधा कृष्ण, गाय बैल आदि। तो ये एक विशेष बात बताई गई है कि द्वंद्व समास में जो पूर्व पद होता है वो प्रायः प्रायः करके वह स्त्रीलिंग ही होता है। अब यहां उदाहरण में बताया गया गौरी शंकर, तो गौरी शंकर ये गौरी स्त्रीलिंग शब्द है, शंकर पुल्लिंग शब्द है। राधा कृष्ण, ये राधा स्त्रीलिंग शब्द है और कृष्ण पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। दूसरा यहां पर विशेष नियम में क्या दिया हुआ है, कम अक्षरों वाला पद भी पहले आता है, जैसे धन दौलत, आय व्यय, सेठ साहूकार। तो पूर्व पद में ऐसे शब्द भी आ सकते हैं जिनमें अक्षर कम है। विद्यार्थियों, पाठांक पृष्ठ संख्या 26 में आज हम लोग केवल यहीं तक पढ़ेंगे। बाकी का पाठांक ये अगली पाठ्य योजना में पढ़ा जाएगा। तो आज के लिए बस यहीं तक। चाहें तो आप यहां निशान लगा सकते हैं। आइए अब हम अपने अगले क्रम में चलते हैं और हमारा अगला क्रम है आज का कार्य। क्या कार्य है आज? तो यहां पर 1 से 5 तक प्रश्न दिए हुए हैं। आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न एवं उत्तर आपको हिंदी व्याकरण के नोटबुक में लिखना है। ध्यान दीजिए, प्रश्न और उत्तर इन्हें हिंदी व्याकरण के नोटबुक में लिखना है। तो 1 से 5 तक प्रश्न दिए हैं, सभी प्रश्न लिखिए और उनके उत्तर लिखिए। कहीं पर भी आपको परेशानी होती है तो आप अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़िए और वीडियो के माध्यम से जो आपको समझाया गया है उसे भी पढ़ें, समझें, सुनें। तो आपकी समस्या का समाधान बहुत हद तक हो जाएगा।
ठीक है, तो 1 से 5 तक के प्रश्न है, इसमें कुछ लिखित है, कुछ मौखिक है। बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए और इन प्रश्नों के उत्तर हिंदी व्याकरण के नोटबुक में प्रश्न और उत्तर के अनुसार लिखेंगे। ठीक है, इसी के साथ ही आज के अध्ययनशाला यही समाप्त होता है। धन्यवाद।